वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो सीरीज़ हमने शुरू किया रिगार्डिंग करंट अफेयर, उसमें नवंबर मंथ का जो है वो ये 7th पार्ट है। इससे पहले जो है वो 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स को जो है वो कवर कर चुके हैं। और हमारा जो कोर टारगेट है वो यही है कि न्यूज़पेपर्स में जो भी करंट अफेयर मैंशन है उनको स्टैटिक फैक्ट के साथ लिंक करके जो है वो कवर करेंगे, ताकि हमें जो है वो अभी जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और रिसेंटली के नाम पर जो है वो आपसे जो है वो पिछले 2 साल का करंट भी जो है वो पूछा जा रहा है, तो उसी तरह से हमारा ये टारगेट रहेगा कि स्टैटिक फैक्ट को हम इतना पक्का कर लेंगे कि अगर उनसे जुड़ता हुआ कोई भी क्वेश्चन करंट बेस्ड बनता है तो वो हमारा गलत ना हो। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF फाइल्स और डेली MCQs मिलेंगे करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं लिंक करती है एक इनिशिएटिव के साथ या एक प्रोग्राम के साथ जो कि वर्ल्ड बैंक ने ही शुरू किया है। भारत से ये जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है, जिस प्रोग्राम का नाम है स्टार्स। स्टार्स की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो वो है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ये जो है वो थीम है, या अगर हम बात करिए पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम जो वो अलाइन करता है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर, जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये ईयर याद रखना जरूरी है, और ये टॉपिक जो है वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के बारे में, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक तरह से, यानी कि इसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। और इसमें जो मेन टारगेट है वो यही है कि सपोर्ट करना, एक तरह से जो है वो प्रोवाइड करना जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स के इंटरेक्शन को, यानी कि स्टूडेंट और टीचर्स की जो इंटरेक्शन है उसको यहाँ पर प्रमोट करना इस स्कीम का मेन टारगेट है। इसको सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक, और इसको अप्रूव किया गया था 2020 में 5 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना है 5 साल के लिए। और अभी रिसेंटली जो है वो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ये रिपोर्ट जो आपका प्रोग्राम है, लाइक आपका जो स्टार प्रोग्राम है वो कितनी स्टेट्स में इंप्लीमेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 6 स्टेट्स में जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, केरला एंड मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है वो इंक्लूड है इस पॉइंट, इस जो है वो मेन प्रोग्राम में। देन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये आता है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को प्रमोट करना, और साथ में क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये भी जो है वो एक मेन टारगेट रहेगा। और यूनिवर्सल एजुकेशन प्रमोशन, यूनिवर्सल एजुकेशन प्रमोशन तभी पॉसिबल है अगर हम जो है वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम क्वालिटी ऑफ टीचर्स देंगे, और क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। जहाँ पर मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ स्कूल अटेंडेंस से नहीं है, एक आउटपुट से भी रहेगा कि जो बच्चे स्कूल से पढ़कर निकल रहे हैं वो प्रॉपरली जो है वो एजुकेटेड हो और स्किलफुल जो है वो स्किल्ड हो, और साथ में जो है वो ओवरऑल एक इंक्लूसिव जो है वो हमें जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बनाना है। यहाँ पर जो है वो कोर जो है वो टारगेट रहेगा। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सी विगल 24। ये इसका 4th एडिशन है एक्सरसाइज का, और ये जो है वो मेजर पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जिसको कंडक्ट करवाता है इंडियन नेवी। यहाँ पर इंडियन नेवी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहला तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, दूसरा उसके बाद है एयर डिफेंस, थर्ड अगर हम बात करें तो नेवल कॉपरेशन, और फोर्थ जो है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरली ये बात पता चल रही है कि कोस्टल रीजन को जो है वो हमें सिक्योर करना है, ताकि जो है वो भारत जो है वो, अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी जो अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल जो कोस्टल रीजन है वो 7500 किलोमीटर है, तो उसको हम पूरा प्रोटेक्ट करना है। और कौन कौन सी स्टेट्स में है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसको N2O की अगर हम बात करें, नाइट्रस डाइऑक्साइड या नाइट्रस डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो याद रखना है कि इसको लॉफिंग गैस भी कहते हैं। और फीचर्स अगर हम बात करें इसके, तो सबसे पहला आता है ये क्लियर, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी लाफिंग गैस है, पहले तो फार्मूला पूछ लेंगे, सेकंड उसके बाद कुछ फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं एग्जाम के लिए, इवन ये हमें जो है मेन आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही है कि लॉन्ग लाइव्ड ग्रीन हाउस गैस है ये, ठीक है, पहला पॉइंट। देन उसका दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो है वो N2O यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 270 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम CO2 से ऐसे डरते हैं, उससे ज़्यादा डेंजरस तो N2O है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक लाइफ की, अगर एक बार ये एटमॉस्फेयर में चल जाती है तो इसकी लाइफ जो है वो 114 साल है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, जो कि आपका एक तरह से जो है वो सोशल और ओशियन में होती है, यानी कि एयर में और वाटर दोनों में जो है यहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ देखी जाती है। और उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक में अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स और वेस्ट वाटर, ये भी जो है वो दो इंपॉर्टेंट सोर्स है। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ इन सोशल, और उसके बाद ओशियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है नेचुरली जब हम बात कर रहे हैं। देन उसके बाद अदर फैक्टर्स अगर हम बात करें यहाँ पे जो जो लिंक कर रहे हैं इसके साथ, तो पहला है N2O एमिशन। तो हम ये तो क्लियरली बात कर चुके हैं कि 114 साल तक जो है वो स्टिल एटमॉस्फेयर में रहती है, और 270 टाइम्स जो है वो
CO2 से ज़्यादा डेंजरस है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो 40% इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबली सिंस 1980, तो ये मेजर कंसर्न है हमारे लिए। और 75% सोर्सेज की अगर हम बात करें, जो ये 40% इंक्रीज़ हुआ उसमें वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। इसके बाद जो है लीडिंग ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है ये, यानी कि जो आपके ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेज है जिनको हमने जो टारगेट किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर कि हमें उनको एड्रेस करना है, उसमें से एक भी जो है वो आपका N2 इंक्लूड होता है। प्लस साथ में जो है वो ये स्किन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग N2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जो है वो जैसे लाइक इसको फॉर एग्जाम्पल लाफिंग गैस बोलते हैं, तो वहाँ से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विजन पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो पोर्टल है इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कौन से मिनिस्ट्री ने इसको इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। तो ये जो है वो इसकी थीम है, और यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो यही है कि नurture करना एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट को, इनोवेशन को अमंगेस्ट कौन से अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका नेक्स्ट है PM आवास योजना रूरल की यहाँ पर बात की जा रही है। 8 ईयर्स जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2016 में जब वो स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मेन टारगेट है कि रूरल एरियाज़ का ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें याद रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसमें जो ऑनरशिप की बात की जा रही है वो मेनली जो है वो फीमेल हेड बनाया जा रहा है, यानी कि जो घर दिया जाएगा वो उसका जो ऑनर होगा वो महिला होगी, यहाँ पर ये बात की जाती है। और बेनिफिशरीज़ की अगर हम बात करें तो ओवर 3 करोड़ बेनिफिशरीज है इसमें। तो ये डाटा हमें मेंस में लिखने के काम आ सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन की अगर हम बात करें तो मिड लैटिट्यूड में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। स्पेशली रीजन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न USA और साथ में वेस्टर्न कनाडा। यहाँ पर जो बन रहे हैं, यानी कि इस तरह से अगर हम इसको नॉर्थ अमेरिका का अगर हम मैप बनाते हैं यहाँ पे, तो जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मिड लैटिट्यूड वाला, यहाँ पर जो आपके साइक्लोन्स बन रहे हैं उनको बॉम्ब साइक्लोन्स एक तरह से कहा जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलियो इरेडिकेशन के बारे में, तो 10 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि भारत को जो है वो 2014 में जो पोलियो फ्री जो है वो डिक्लेयर किया था WHO ने। और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या थे, तो हमने पोलियो फ्री अभियान भी शुरू किया था जिसमें हमने इम्यूनाइजेशन की बात भी की थी और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की बात हमने कर रखी है। और ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया गया था एट अ वर्ल्ड लेवल, जिसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी आपका WHO ने भी। और इसमें जो मेन टारगेट है वो यही है कि पोलियो फ्री जो है वो पूरे विश्व को बनाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया इटली अनवील्ड जॉइंट स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 से 29 तक के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया। अब ये बात आता है कि ये प्लान कैसे हवा में तो नहीं आ गया, इसके रिगार्डिंग कोई मीटिंग हुई होगी। तो ये मीटिंग जो है वो साइडलाइंस पर हो रखी है G20 के। G20 समिट के लिए जो ब्राज़ील में समिट हुआ था और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए, तो वहाँ पर उन मैक्सिमम जितने भी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है जिनके साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है उन सभी से जो बातचीत हुई। और उस बातचीत में जो इटली के साथ भी बात की है, और यहाँ पर एक बायलैटरल मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने जो हमारा स्ट्रेटेजिक जो एक्शन प्लान है उसको एक्सटेंड कर दिया, अनवील कर दिया है 2025 से 29 तक। अब यहाँ पर जो की हाईलाइट्स अगर हम बात करें जो हमारी ये बायलैटरल मीटिंग हुई, तो सबसे पहले इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी के लिए जो हमारा मीडियम रहेगा यूरोप के साथ उसको हम फॉलो करें, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कनेक्टिविटी के लिए जो मेजर इनिशिएटिव है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटाइजेशन की और स्पेस की। तो ये तीनों हम यहाँ पर बता सकते हैं। एनर्जी कॉपरेशन के रिगार्डिंग भी जो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा जिसको भी हम जो प्रमोट करेंगे। और साथ में डिफेंस प्लस आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन में, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको भी हम जो है वो साथ में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए जो वो एक मार्केट बन सकती है। और हमारे पास ये अच्छा पोटेंशियल है। इवन अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड से या फिर मेडिवल पीरियड से, तभी से जो है वो हमारी ट्रेड जो है वो यूरोप के साथ होती आई है। देन उसके बाद नेक्स्ट है रियो दी जनारियो डिक्लेरेशन, जो है वो लिंक करता है G20 के साथ। ब्राज़ील अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जो आपका COP30 है वो ब्राज़ील में होने जा रही है। और 1992 के बाद जो है वो अभी ये समिट ब्राज़ील में होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अर्थ जो है वो अर्थ पार्लियामेंट समिट या अर्थ समिट जो है वो 1992 का जो है वो आपका जो ब्राज़ील में ही हुआ था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो आपका यहाँ पर G20 की अगर हम बात करें तो 2025 का जो एडिशन है वो साउथ अफ्रीका में होगा और 2023 का कहाँ पर होता है, इंडिया में। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। 2024 का जो है वो ब्राज़ील में हुआ है। देन उसका थीम की अगर हम बात करें यहाँ पे 2024 के लिए, तो वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट।
तो कहीं ना कहीं देखो सस्टेनेबल वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सस्टेनेबल वर्ड जो है वो कॉमनली लिंक करता है एसडीजीज के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 जो है वो गोल्स है और 169 जो है वो टारगेट है। इनको अडॉप्ट किया गया था 2015 में अंडर पेरिस एग्रीमेंट, और टारगेट है 2030 तक जो है वो इन सभी को अचीव करना। और भारत एक अकेली ऐसी कंट्री है G20 मेंबर्स में जिस जो अपने लाइक जी अपने ये टारगेट है एसडीजीज वाले, इनको जो है वो अचीव कर रहा है। देन उसके की हाईलाइट्स अगर हम बात करें जो इस बार समिट हुआ उसमें, तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस किया जा रहा है सोशल इंक्लूजन की तरफ, एंड साथ में जो है वो फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि सोशल इंक्लूजन की तरफ फोकस है, फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी मेन टारगेट है। इसके रिगार्डिंग एक अलाइंस भी आती है जिसका नाम है ग्लोबल अलाइंस अगेंस्ट पोवर्टी एंड हंगर, जिसमें जो 148 मेंबर्स है, इनका टारगेट है पोवर्टी इरेडिकेशन का, और भारत भी जो है वो इसका मेंबर है, बिल्कुल यस भारत इसका मेंबर है। देन उसका नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ग्लोबल कोalition फॉर द लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इससे भी जो है वो पोवर्टी इरेडिकेशन को जो है वो सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। देन उसका नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये भी जो है वो मेन टारगेट रहा और इस पर भी जो है वो चर्चा हुई। उसका नेक्स्ट आता है, इसमें पॉइंट इंक्लूड होता है वो होता है रिफॉर्म्स ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ये मेन टारगेट रहा G20 का इस बार, कि जो आपके यूएनएससी है उसमें रिफॉर्म्स किया जाए, ताकि जो आपके लाइक कोई अगर क्लेम कर रहा है परमानेंट मेंबर्स के लिए, तो उसमें भी जो अब न्यू मेंबर्स को ऐड किया जाए। यहाँ पे अगर हम एक फैक्ट समझे, तो जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 2 साल के लिए जब वो नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो P5 है ये परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें आपका जो वो इंक्लूड कौन कौन हो रहे हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। एक नाम हम आपको बता देते हैं कि यूएसए और चाइना इसमें इंक्लूडेड है, देन रशिया भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, यूके भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। एक और नाम आता है दैट इज़ फ्रांस, वो भी जो है वो इसका मेंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है G20 की अगर हम बात करें तो 1999 में बना था, और जब उस टाइम ये बना था तो यहाँ पर जो है वो मिनिस्टर्स मिलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो आरबीआई गवर्नर्स है। लेकिन 2008 के जो क्राइसिस हुए उसके बाद ये माना गया यहाँ पर कि अब जो है वो हायर मिनिस्टर्स यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। और टिल जो है 2023 में जो है भारत ने जो है वो होस्ट किया था G20 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो थीम हमारी कोर थीम यहाँ पर थी वो थी वसुदेवा कुटुंबकम। देन उसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीकन पेंगुइन्स के बारे में। आईयूसीएन स्टेटस सबसे पहले हम बात करेंगे तो वह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आईयूसीएन की अगर हम बात करें तो 1948 में ये बनाई गई थी, और ये ओल्डेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। आईयूसीएन कब बनी है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईयूसीएन जो है वो आपका सॉरी आईयूसीएन नहीं, आईयूसीएन जो आपका है वो 1948 में बनी है, लेकिन आईपीसीसी कौन से ईयर में बनी है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद अफ्रीकन पेंगुइन के बारे में अगर हम बात करें, पेंगुइन के बारे में, तो ये याद रखना है कि ये ओनली स्पीशीज़ है जो अफ्रीका में है पेंगुइन की, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त विमोचन 2024। संयुक्त विमोचन 2024 एक ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करी है इंडियन आर्मी ने, कहाँ पर, गुजरात में। और यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो यही है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रमोट करना है और साथ में डिजास्टर के रिगार्डिंग जो है वो अर्ली प्रिपेयर्डनेस को प्रमोट करना है। रिलीफ एक्सरसाइज है एक तरह से ये, और इसमें जो है वो 9 फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो है पार्टिसिपेट किया है। मोस्टली वो कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जो हमारे साथ जो है वो सी रीजन को शेयर करती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो फोकस है सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट एट ग्लोबल लेवल है, और साथ में प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करना भी मेन टारगेट है, और कम्युनिटी वेलफेयर एट ग्लोबल लेवल ये जो है वो मेन टारगेट आता है। इससे पहले हमने नेवल वाली एक्सरसाइज की बात की थी जिसको हमारी इंडियन नेवी ने होस्ट किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकेंड एनुअल समिट। ये समिट भी जो है आपका साइड लाइन पर हो रखा है ब्रिक्स का समिट ब्राज़ील में हुआ G20, वहीं पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जो हेड आए थे उनसे जो है वो यहाँ पर बातचीत हुई है। और यहाँ पर की हाईलाइट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक्सटेंशन हो रखा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम, इसको 4 साल का एक्सटेंशन मिला है, और ये जो है वो जुलाई 2024 से अब जो है वो रहेगा आगे तक, और ये लॉन्च किया गया था 2021 में। देन उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर। सोलर एनर्जी यहाँ पर मेन जो है वो टारगेट है, और साथ में ग्रीन हाइड्रोजन, दो जो है वो मेन इंपॉर्टेंट, प्लस साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, डिजिटाइजेशन कॉमन ग्राउंड रहते हैं जब भी हम ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। देन ये अभी न्यूज़ में भी रहेगा क्योंकि RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें भी जो है वो भारत कहीं ना कहीं अभी एंट्री करने की सोच रहा है। और RCEP जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग भी जो है वो भारत जो है इसका मेंबर था, लेकिन भारत ने जो है वो इससे जो है विड्रॉ कर लिया था। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि RCEP में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हमारी 10 एशियन कंट्रीज है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होती है, आसियान नेशंस। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आर्टिकल 148 यानी कि CAG। अभी रिसेंटली जो है वो
के संजय मूर्ति को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू सीएजी, और अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने करी, और ओथ भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं सीएजी की। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो है वो डील करता है सीएजी के साथ। और जो आपके ये बने हैं एस संजय मूर्ति, ये हिमाचल काडर के हैं आईएएस ऑफिसर, और अभी रिसेंट में इन्होंने जो है वो सक्सीड किया है किसको, गिरीश चंद्रा मुर्मू को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सीएजी। तो सबसे पहला तो हमें याद रखना है कि सीएजी जो है वो हेड होता है इंडियन ऑडिट का और अकाउंट डिपार्टमेंट का। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 6 साल होती है, और या फिर जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक। ओथ की अगर हम बात करें तो जो इनकी ओथ होती है वो होती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड परफॉर्म ड्यूटीज इम्पार्शली और विदाउट फियर और फेवर। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट थीम है। देन इंपॉर्टेंट है ओथ के रिगार्डिंग। देन उसका रिमूवल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही सीएजी को रिमूव किया जाता है, यानी कि आपके पास स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजोरिटी का जो आपका बोथ हाउसेज से जो है वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी, और जो ग्राउंड रहेंगे वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी रहेगा। देन उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है कि ये क्लियर हमें पता चलता है कि अगर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन जो है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री वोट। इससे भी हमें क्लियर होता है कि जो आपका सीएजी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। प्लस साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है जो सीएजी को जो है वो रिप्रेजेंट कर लिया पार्लियामेंट में। उसके बाद ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें या फंक्शंस की, तो सीएजी का मेन काम है ऑडिट करना, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो एक तरह से ऑडिट करती है। प्लस साथ में ये जो है वो यूनियन लेवल पर भी ऑडिट करती है और सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी जो ऑडिट करती है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर ऑडिट का काम जो है वो सीएजी करता है। अब यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको पार्लियामेंट में रखते हैं, और ये रिपोर्ट को एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सीएजी का क्या रोल है स्ट्रेंथन करने में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। तो सबसे पहला यही है कि जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथन करते हैं लोकल जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को, प्रमोशन ऑफ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पर जो इनका मेन टारगेट रहता है वो यही रहता है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को जो प्रमोट किया जाए, प्लस साथ में ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिगार्डिंग द नवंबर मंथ। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।